बच्चों, आज का टॉपिक आपका रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, अनुगमन वेग व धारा में संबंध। तो मान लिया ये एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को एक सेल से हमने जोड़ दिया, और जब सेल से जोड़ दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी भैया? प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ, ऐसे ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। ओके, फिर मान लिया कि इसका जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, या आप कह सकते हैं कि यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n मानेंगे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd है। P और Q दो क्रॉस सेक्शन हैं जिनकी एरिया A है। ओके, यहाँ पर हमने लिखा है कि लेट देयर इज ए कंडक्टर, देयर इज ए कंडक्टर कनेक्टेड विद सेल। माना एक चालक एक सेल से जुड़ा हुआ है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पाइल इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। वह वैद्युत क्षेत्र धनात्मक टर्मिनल से ऋणात्मक टर्मिनल की तरफ है। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट एरिया इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू n। हमने मान लिया कि चालक के एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Vd, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग Vd है। P एंड Q आर टू दो बार हो गया है, टू क्रॉस सेक्शंस, दो अनुप्रस्थ परिच्छेद हैं ऑफ एरिया A, जिसका क्षेत्रफल क्या है? A है। ठीक है, इतना तो आप लिख लेंगे। ठीक, वीडियो को रोक करके इतना लिख लें, चाहे हिंदी में कर लें चाहे इंग्लिश में कर लें। अब हम इसको मिटाएंगे क्योंकि हमको करना है काम। आइए पहले समझिए, जब आपका ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक, अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किधर अट्रैक्ट होगा? प्लस टर्मिनल की तरफ। मतलब इस पर एक फोर्स कार्य करेगा, इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स कार्य करेगा, किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक वैद्युत बल कार्य करेगा। बोलो, क्या ऐसा संभव है? हाँ है। तो अब बताओ कि अब यहाँ पर जैसे हमने जो फिगर लिया, जो सोचा था वो तो उलट गया। अच्छा, यहाँ से भी ठीक है, तो हमने कहा कि जैसे मान लीजिए यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इस पर फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा। यानी ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऋण टर्मिनल इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, और पॉजिटिव टर्मिनल इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा ना, इसलिए इधर की तरफ चलेंगे। ओके, ये तो इलेक्ट्रिक करंट में हमने बता दिया। अच्छा, चलिए अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से चलना शुरू किए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना शुरू किए भैया। अब इधर आ रहे हैं सब, इस डायरेक्शन में आ रहे हैं। फिर इस क्रॉस सेक्शन को उन्होंने क्रॉस किया, ठीक है। फिर आगे बढ़े, यहाँ आए, फिर क्या हुआ? इधर के इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ बढ़ गए। अब ये सब आगे बढ़ रहे हैं, अनुगमन वेग से आगे बढ़ रहे हैं। फिर पता चला कि यहाँ पर आ गए, फिर कहाँ निकल गए? यहाँ बाहर निकल गए। ठीक, लगातार ऐसे जो है यहाँ से आ रहे हैं, इधर से रिपेल हो रहे हैं, इधर अट्रैक्ट हो रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन
पार कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, इस क्रॉस सेक्शन को, इस अनुप्रस्थ परिच्छेद को पार कर रहा है। ठीक है, अगर ये मान लें हम इसको मिटा दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, अगर ये मान लें कि एक इलेक्ट्रॉन को या सभी इलेक्ट्रॉन को P से Q तक, यहाँ से यहाँ तक आने में लगा क्या है, समय क्या है, T है। if time taken by three electrons to travel from Q to P, okay, is T। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन को Q से P तक दूरी तय करने में कितना समय लगा हो, T समय लगा हो ना, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, दूरी PQ बराबर क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ही चल रहे हैं ये, अनुगमन वेग इंटू टाइम बराबर VD इंटू टी। ये दूरी कितना हो गया भैया, VD इंटू टी, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब आइए जरा देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन तो लगातार चल रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, फिर इसको क्रॉस करते हुए यहाँ इसको पार कर रहे हैं, ये लगातार। तो किसी मोमेंट पर देखो इतने वॉल्यूम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, P डैश Q डैश हमने ले लिया, वॉल्यूम ऑफ P डैश Q इसका टू क्या होता है, वॉल्यूम के लिए क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। बोलो भाई, अब एरिया क्या होगा, ए, और लंबाई मतलब कि T समय में लंबाई यहाँ लेंगे वेग, क्या लेंगे, वेग, कि 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आया, 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक आया। तो इसका मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, या यहाँ तो हमने कहा T सेकंड है, क्या कहा, T सेकंड है, चलो लेता हूँ, चलो ठीक है, यही लेता हूँ। इसे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच होता है ना, तो एच को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेते हैं। एल इंटू बी को क्या कहेंगे हम, एल इंटू बी को क्या कहेंगे, एरिया, क्या कहेंगे, एरिया। और हाइट क्या हो जाएगी, ये वाला VDT, मतलब बराबर आपका हो गया AVDT। इसका वॉल्यूम हो गया, क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया, ठीक ना। अच्छा, इतना का, अच्छा समझ गए होंगे आप लोग कि इस पूरे भाग का वॉल्यूम कितना हुआ, L इंटू बी इंटू एच। तो L इंटू बी को एरिया कहते हैं, और ये जो एच है, ये P डैश Q डैश, ये लंबाई यार, ये लंबाई, यही एच हमने ले लिया है। इसका मान कितना है, VD इंटू टी, VD इंटू टी हमने कर दिया, ठीक है। चलो अब यहाँ देखेंगे इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तभी तो पता चलेगा कि टी टाइम में कितना आवेश गुजरा, कितना चार्ज यहाँ से पास हुआ। चलो, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू n। ओके, एकांक आयतन में
इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n है। तो इतने आयतन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए वी डी टी वॉल्यूम बराबर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा एन ए वी डी टी। इतना वॉल्यूम, इतना इलेक्ट्रॉन्स हो गए, मतलब इतने आयतन से टी टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे, इतने इलेक्ट्रॉन गुजरे। टी टाइम में इस वॉल्यूम से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरे, इतने इलेक्ट्रॉन गुजरे। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q बराबर एन ई। अब n की जगह क्या लिखेंगे, n क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन ए वी डी टी ना इंटू ई ना। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि वी डी ई, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग है, एन ए इंटू टी। ओके, अच्छा Q निकल गया। अब I बराबर क्या होगा बेटा, Q अपॉन T। ये बराबर क्या हो गया, वी डी ई एन ए टी अपॉन टी। टी टी से कैंसिल, I इक्वल टू वी ई एन ए, सॉरी यार, वी डी ई एन ए, याद कर लो वेना समझ रहे हो ना, जो हवा लेते हो हाथ से बना हुआ पंखा, हाथ पंखा वेना। तो इसको ले लो वेना, याद किए रहना, वेना जिससे हवा लेते हो, ठीक है। ये हो गया अनुगमन वेग एवं धारा में संबंध। ओके, आपकी बुक में तो बस इतना ही दिया हुआ है, आपके बुक में बस इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। चलो भाई, अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हमने लिखवाया था, आपको याद होगा कि I बराबर वी डी बराबर क्या होता है, मेरे ख्याल से यही था, ई वी अपॉन एम एल। दो फार्मूला लिखवाए थे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के पद में, और दूसरा विभवांतर के पद में। तो ये तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला हो गया। फिर ई एन ए, ठीक है। इसको लिख सकते हैं एन ई स्क्वायर, एन ई इंटू ई, एन ई स्क्वायर, एन ई स्क्वायर वी ए अपॉन एम एल। आई बराबर हो रहा है ये, चलो भाई, आई बराबर इतना हो रहा है। तो V बराबर क्या हो जाएगा बेटा, जरा दिख रहा है क्या, हाँ, V बराबर क्या हो जाएगा, नहीं यार गलत हो रहा है, इसमें टाउ भी तो था, ये टाउ भी था इसमें, रिलैक्सेशन टाइम, श्रांति काल, EVML टाउ ENA, ओके, बराबर एन ई स्क्वायर ए कर लो, एन ई स्क्वायर ए टाउ भी अपॉन एम एल हो गया। अब देखो V बराबर क्या हो जाएगा, एम एल इंटू आई अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि हाई स्कूल में आप ओम्स का नियम पढ़ चुके हैं। जरा देखिए, M क्या है,
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन, आप लोग फ्री इलेक्ट्रॉन लिखिए, इलेक्ट्रॉन ये क्या है, ये कांस्टेंट है, देखिए दिख रहा है क्या, कांस्टेंट है ये। एल क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टर जो हमने लिया है। भाई इसकी लंबाई तो घट बढ़ सकती है, लेकिन जो हमने यहाँ पर जो एल लिया है, लंबाई जो हमने लिया है, कंडक्टर की लंबाई जो हमने यहाँ पर लिया है, ये तो फिक्स है ना। अब दूसरा कंडक्टर लेंगे तो उसकी लेंथ दूसरी हो सकती है, लेकिन एक कंडक्टर के लिए तो लेंथ ऑफ कंडक्टर ऑफ, हाँ लेंथ ऑफ स्पेसिफिक का, लेंथ ऑफ गिवन कंडक्टर, लेंथ ऑफ, या भी स्पेसिफिक कर सकते हैं, लेंथ ऑफ ए स्पेसिफिक विशिष्ट फिक कंडक्टर। ये भी क्या है, यहाँ कांस्टेंट है। भाई ये हमने अगर कंडक्टर ले रखा है ये वाला, तब इसकी लंबाई तो घटा बढ़ा नहीं सकते, ये तो अभी कांस्टेंट है। हो गया। एन क्या है, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, मतलब एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यह भी क्या है, कांस्टेंट है। बोलो भाई, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट नहीं दिख रहा है, ये क्या है, ये डेंसिटी, ये क्या है, ये भी कांस्टेंट है। अब देखिए पहले m हो गया, l हो गया, e, और e बराबर कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये कांस्टेंट है। बोलो भाई, ये क्या है, इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन अनुप्रस्थ परिच्छेद है, अनुप्रस्थ परिच्छेद, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। बोलो भाई, टाउ क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है, श्रांतिकाल, रिलैक्सेशन टाइम, ये क्या है, श्रांतिकाल ना। ये है कांस्टेंट, तो है कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट डेफिनिट टेम्परेचर, किसी निश्चित ताप पर ये जो है क्या है, ये किसी निश्चित ताप पर यह क्या है, ना, किसी डेफिनिट ताप पर, किसी निश्चित ताप पर यह श्रांतिकाल क्या है, नियत है। ठीक है। अब देखिए, तो ये भी किसी टेम्परेचर पर क्या है, ये कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ, इधर का आप लोग नोट कर लिए होंगे मेरे ख्याल से, मिटा सकता हूं मैं, पूरा का पूरा मिटा दिया हमने। चलिए, अब क्या हुआ, ये मतलब कि एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इज इक्वल टू क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। बोल भाई, इसका मतलब कि ये जब कांस्टेंट हो गया तो भी समानुपाती और एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है किस पर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर किसी नियत ताप पर, एंड फॉर स्पेसिफिक कंडक्टर। ध्यान दो, ये कांस्टेंट है लेकिन एक नियत ताप पर और विशिष्ट, किसी विशिष्ट चालक के लिए। भाई जो हमने जो चालक लिया है, इतना लंबा भी ले सकते हैं, इतना लंबा भी ले सकते हैं, इतना भी लंबा ले सकते हैं ना, खूब मोटा भी ले सकते हैं, पतला भी ले सकते हैं। तो किसी विशिष्ट चालक के लिए ही तो एल और ए कांस्टेंट है बेटा, इसीलिए कहा कि कांस्टेंट है ये, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एक नियत ताप पर, एंड फॉर स्पेसिफिक कंडक्टर, एक विशेष चालक के लिए।
एक विशेष चालक के लिए एक विशेष ताप पर, ध्यान दीजिए, एक विशेष चालक के लिए एक नियत ताप पर इसका मान क्या है, नियत है। इसका मान क्या है, नियत है। मतलब कि अगर टेम्परेचर बदल जाएगा तो श्रांति काल भी क्या होगा, बदल जाएगा। अगर कंडक्टर की मोटाई लंबाई बढ़ गई तो एल और ए बदल जाएगा, तब कहाँ से ये कांस्टेंट रहेगा। तो इसको कांस्टेंट लिखेंगे, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फॉर स्पेसिफिक कंडक्टर, किसी विशेष चालक के लिए है ये ना। चलिए, तो ये आ गया V समानुपाती I। दिस इज ओम्स लॉ। ये क्या है, ओम्स लॉ। आपको याद आया होगा, ओम्स लॉ यहाँ से निकल करके आया। अगली वीडियो में हम लोग ओम्स लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज द ओम्स लॉ। ठीक है, ये V समानुपाती I है, यही ओम का नियम है, लेकिन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।